और 10 के दमदार ट्रेड्स में विरूर में हैं और हमारे साथ पिछले शो से आशीष बहेती और अरुण कुमार मंत्री कंटिन्यू कर रहे हैं। अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के इक्विटी हेड हेमंत कानावाला से, और टेक्नो फंडा नज़रिए के लिए जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोता होंगे। नूपुर से जानेंगे कि आज कल्याण क्यों बना हीरो ऑफ द डे और क्यों जेफरीज ने इतनी बुलिश रिपोर्ट निकाली है यहाँ पर। इससे पहले एक नज़र जरा मार्केट पर, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स इस समय आ रहे हैं। निफ्टी एकदम फ्लैट हो चुका है तो लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, बाय जोन को रिस्पेक्ट किया निफ्टी ने और अब डे हाई पर आया और अब फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन की तरफ बढ़ रहा है 24,650 से 24,700 वाला। इसके अलावा आज का सेक्टर ऑफ द डे आईटी, निफ्टी आईटी अभी भी डे हाई पर। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा कूल ऑफ हुआ है निफ्टी बैंक, लेकिन वो भी लोअर लेवल से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। इसके अलावा मिड और स्मॉल कैप में अच्छी स्ट्रेंथ है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर आएगा। एडवांस डिक्लाइन पॉजिटिव है और इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स काफ़ी स्टॉक्स हैं। संवर्धन मदरसन 6% ऊपर है, ब्रिटानिया 4% ऊपर है, एम्फेसिस, कल्याण ज्वेलर्स, टीसीएस, एलटीएम, हीरो मोटोकॉर्प सभी में शानदार तेज़ी है। क्रॉम्पटन में रिकवरी आ रही है लेकिन अभी भी 5% नीचे एफएनओ का टॉप लूजर बना हुआ है। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वीरू, बिल्कुल, ये थी अब तक के बाद की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, उतरते हैं ट्रेड्स की तरफ। हमारे साथ आशीष बहेती जी और अरुण कुमार मंत्री जी, अमोल अठावले और आशीष कयाल मौजूद हैं इस वक्त। आप सभी को नमस्कार। अमोल, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। कोचिन शिपयार्ड के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1490 के आसपास है। 1550 के टारगेट निकल के आ रहे। 1450 स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। कल एक डिफेंस इंडेक्स में ही अच्छा खासा प्रॉमिसिंग रिवर्सल देखने को मिला था। कोचिन शिपयार्ड की अगर हम बात करते हैं तो काफी प्रॉमिसिंग रिवर्सल हुआ है। शायद थोड़ा सा एक आध दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट ओवरऑल जो टेक्सचर है वो पॉजिटिव है, वही कंटिन्यू रहने के चांसेस शॉर्ट टर्म में दिख के आ रहे हैं। दूसरा जुबिलियंट फूड के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 473 के आसपास है। 500 और 505 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 462। स्टॉक में एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिला डेली और वीकली चार्ट्स पे। बाय ऑन डिप, सेल ऑन रैलीज वुड बी द आइडियल स्ट्रेटेजी। एक करेक्शन खत्म पूरा होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो जुबिलियंट फूड में एक फ्रेश तेजी आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। ओके, यहाँ पे जुबिलेंट फूड्स पे आप की पकड़ कह रही है कि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी बाय ऑन डिप्स, क्योंकि हल्का सा अगर विकेट ट्रिम हुआ है हार्ट लेवल से। आशीष कयाल जी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरू और सभी दर्शकों को भी। देखिए, पहला जो ट्रेड होगा मेरा परसिस्टेंट सिस्टम्स पे होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल जो आईटी इंडेक्स है, बहुत टाइम के बाद में एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वापस से एक रिवर्सल अच्छा खासा आया है। आईटी इंडेक्स में पिछले काफी दिनों से पॉजिटिव ट्रेंड में और मार्केट को संभाल कर रखा है, तो ऐसे में चलते हुए आईटी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बन सकता है और परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है। ऊपर में जो टारगेट है 5880 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 5406 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो बाई साइड पे इंडियन बैंक है। इसने बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट आज के दिन आ रहा है, तो इंडियन बैंक पे बाय की राय होगी। स्टॉप लॉस नीचे पे लगाना होगा 861 का और टारगेट है 940 का। ओके, इंडियन बैंक की हिट 9 पे अगर आप देखें। अच्छा, पीएसयू बैंक्स में ना कल भी बड़ा मूव था। निफ्टी पीएसयू बैंक पे इंडेक्स अच्छा कर रहा था। एक बार रखिएगा निफ्टी पीएसयू बैंक, और मैं देख रहा हूँ कि लगभग पिछले 20 मिनटों से निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में आज फिर हरकत है। इट्स 8744 और याद रखिएगा ये इस वक्त 20 जुलाई का स्विंग हाई काट चुका है। हालांकि काट इसने कल ही दिया था, लेकिन अब डिसाइसिवली काट के कल की कैंडल के ऊपर ट्रेड करता हुआ, तो मोमेंट बैक इन पीएसयू से बावजूद इसके कि क्रूड अगर आप देखें मूव दे रहा है। आशीष बहेती जी, आपके दो ट्रेड्स। जी विनीत जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो तो नेस्ले में खरीदारी की सलाह रहेगी। मोमेंटम स्ट्रेंथ में है ये स्टॉक और कंटिन्यूसली हायर हाइस के पैटर्न बन रहे हैं, तो 1525 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 1590 और 1620 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो काफी फ्लैट ट्रेड कर रहा है अभी, नौकरी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक आईटी का अच्छा स्पिलओवर इफेक्ट देखने मिलेगा और यहाँ पे एक मोमेंटम हम पिक कर सकता है वापस ऑन द अपसाइड, तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1220 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में जो टारगेट रहेंगे इसके तो 1260 और 1280 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए, नौकरी यानी कि इन्फो एज। अब अरुण जी आपकी दो ट्रेड इस समय की।
जी बिल्कुल कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल पीएसयू बैंक्स में ही काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो एक ब्रेकआउट कैनरा बैंक में भी देखने को मिला है। 131 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो क्या 132 के आसपास खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस 130 का लगाए। 136 तक के टारगेट्स कैनरा बैंक में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक एक मीन रिवर्जन वाला कैंडिडेट मुझे लग रहा है यहाँ से इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। एक 3 से 4 दिन की बड़ी गिरावट के बाद एक रिवर्सल के संकेत नजर आ रहे हैं। तो फोर्टिस को बाई करने की सलाह है। 938 से 940 के बीच में मिलता है। तो फोर्टिस को लेके चल सकते हैं। 925 का स्टॉप लॉस लगाए और 968 तक के टारगेट्स फोर्टिस में देखने को मिल सकते हैं। मीनवाइल एक बार आप रखिएगा जरा स्टॉक नायका, इसका मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे नंबर पर भी ये स्टॉक में करेक्शन आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन अब कल का ओपन हाई ऑलमोस्ट क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट इसकी। आशीष बहेती जी एक बार इसका चार्ट देखिए नायका का। कल काफ़ी गिरा, आज भी शुरुआत नीचे हुई, लेकिन अब काफ़ी अच्छे कैंडल्स बने हैं यहाँ पर। कोई व्यू होगा इस स्टॉक पर? नहीं जी, वीकली चार्ट्स पे तो बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में है। कल जरूर एक थोड़ा सा पॉज डे था, बट यहाँ इसने सपोर्ट लिया। आज और कल इंट्राडे लोज जो बने हैं वो एग्जैक्टली 330 जो इसका 20 डे है, वहीं पे इसमें स्टॉपर्स लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है रिजल्ट का रिएक्शन ओवर हो चुका है, स्टॉक वापस अपने अपवर्ड रैली रिज्यूम करता हुआ देखने मिल सकता है। ऊपर में 343 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के इक्विटी हेड हेमंत कानावाला जुड़े हैं, जिनके पास कैपिटल मार्केट में 24 सालों से ज़्यादा का अनुभव है। कोटक ग्रुप के साथ 2 दशक से जुड़े हुए हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट पर क्या व्यू रख रहे हैं। हेमंत जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आज CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे सवाल, ये जो करंट मैक्रो एनवायरनमेंट है जिसमें कच्चा तेल इस तरीके से वॉलेटाइल है, इसमें मार्केट पर बिग कॉल क्या होगी आपकी? क्या आपको लग रहा है कि इस समय मौका है निवेशकों के पास इन लेवल्स पर एक्यूमुलेट करने का, या थोड़ा सा मार्केट को लेकर आपको अब थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है? सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। हमारा व्यू मार्केट पे काफी कंस्ट्रक्टिव है अभी। बहुत सारी चैलेंजेस हमें दिखी है लास्ट 6 महीने में, और देखें तो 2 सालों में। बट हमारे हिसाब से सरकार का जो रिस्पॉन्स रहा है हर चैलेंज को, कि जब भी ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो उन लोग कभी देशों से नेगोशिएट करके ऑयल की उपलब्धि करा दी, ताकि किसी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम ना है। तो शुरू में लगा कि काफी दिक्कत इंडिया के लिए आ सकती है, बट आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट ने काफी अच्छी तरीके से वो एनवायरनमेंट को मैनेज किया है। ऐसे एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि नॉर्मली इन्फ्लेशन काफी बढ़ना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अभी देखें तो मार्केट में 2 मेन वरीज है इन्फ्लेशन को लेके। एक तो ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरा मानसून। बट दोनों की तरफ आई थिंक गवर्नमेंट की तैयारी अच्छी तरह से है, और इन्फ्लेशन थोड़ा बड़ा है बट अभी भी कंफर्ट लेवल के अंदर है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो भी अपने इकोनॉमी को बूस्ट करने के जो मेजर्स लेना चाहता है, और आरबीआई भी उसको सपोर्ट कर पा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहना है। तो इसलिए हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है। ये चैलेंजेस रहेंगे जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी रहेगी, बट वहां पे निर्देशक मीडियम टर्म के हिसाब से निवेशक अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते। ओके, अच्छा हेमंत जी, आपका सेंस, आपका व्यू इस वक्त आईटी को लेकर क्या है? सिर्फ एक टेक्निकल प्ले नहीं, इंटरडे प्ले नहीं, लेकिन इस बार की जिस प्रकार की अर्निंग्स रही और एक इंडेक्स जो कि मतलब ऑलमोस्ट CY25-26 में हैमर्ड हुआ, AI रैली के मोमेंटम के बीच में कोलैप्स हुआ, इस बार की अर्निंग्स और अर्निंग्स के बाद आए स्विंग को आप कैसे देख रहे हैं? आईटी पे आपका टेक क्या है? आईटी में जो एक वरी है उसका अभी तक कोई ठोस आंसर नहीं है। तो ये इस सेक्टर की ये हुआ कि वैल्यूएशंस काफी सस्ते हो गए। अगर हम लीड कंपनीज देखें जैसे इन्फोसिस, TCS, उनके वैल्यूएशन तो करीबन 2017 के जो लास्ट मेजर बॉटम बना था आईटी में, जब क्लाउड को लेके वरीज थे, और वहां बॉटम वहां पे पहुंच गए। वहां पे जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो लोग आज ले रहे हैं कि आगे जाके अच्छा होगा। बट अभी तक हमें कोई ऐसा पूरा संकेत नहीं मिला है कि सेक्टर में कुछ टर्न अराउंड हो रहा है और रेवेन्यू ट्रैक्शन आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप किस तरह के निवेशक है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। वैल्यू इन्वेस्टर है तो वो हिसाब से आप देख सकते हो। अगर फ्यूचर में
जैसे एआई का पे क्लैरिटी आएगी। अभी आज वरी ये है कि हमें बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि एआई की वजह से इस सेक्टर का इम्पैक्ट क्या होगा और हर मैनेजमेंट क्या करे, तो हर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स भी एक जैसा नहीं है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ जो मिड कैप कंपनीज हैं वो इसके लिए ज्यादा मेहनत करें, जिससे उनका बेस भी कम है। तो अगर वो लोग कुछ नया एक्शन लेते हैं तो उसका इफेक्ट भी रेवेन्यू पे इजीली दिख पाएगा। जबकि बड़ी कंपनीज का एक प्रॉब्लम होता है कि उनका बेस इतना बड़ा होता है कि अगर वही एक्शन वो लेते हैं तो उसका इफेक्ट भी नहीं दिखता है, और जो इसलिए ग्रोथ काफी स्लो हो जाती है। तो जब तक हमें ग्रोथ नहीं दिखती है तब तक आई थिंक जो केयरफुल रहना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनीज ग्रोथ दिखाती है वहां पे इन्वेस्टर का डिमांड ज्यादा रहेगा। बाकी कंपनीज में आई थिंक सो वो लोग ट्रेडिंग रेंज में रहेंगे अभी, तब तक हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि अभी उनका रेवेन्यू ट्रैक्शन एटलीस्ट बढ़ना शुरू हो गया है। तो तब तक के लिए आई थिंक वैल्यू इन्वेस्टर बॉटम में खरीद सकते हैं, वरना बाकी के लिए तो केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ा केयरफुली रहेंगे इस समय आईटी पर। ओवरऑल नंबर्स शानदार रहे ऑटो स्पेस से। टू व्हीलर्स के तो स्पेक्टेकुलर नंबर्स थे, फोर व्हीलर में भी मोर और लेस नंबर्स अच्छे ही थे, सिर्फ एक मारुति पर थोड़ा सा प्रेशर था। ऑटो स्पेस में अब आप क्या व्यू रख रहे हैं, कंसिडरिंग स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं और थोड़ी सी अब कमोडिटी प्राइसेस की हेडविंड्स हैं? सो ये मार्जिन प्रेशर रहेगा, बट जैसे हमारा एज ऑफ द बेस आउटलुक है कि वॉर ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। दोनों पार्टी को जैसे ईरान और यूएस दोनों को कुछ सोल्यूशन में इंटरेस्ट है, तो बातें चल रही है, सोल्यूशन नहीं आ रहा है। तो ऑयल प्राइस अगर ज्यादा ऊपर नहीं जाता तो बाकी कमोडिटीज भी रेंज में रहेगी, ऐसा लगता है। बल्कि एआई की ट्रेड की वजह से कुछ कुछ इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में तेजी हो रही है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, बट आई थिंक सो मैनेजेबल है। बट मेन ऑटो के लिए सबसे अच्छी बात दो चीजें हैं। एक तो डोमेस्टिक डिमांड आफ्टर जीएसटी कट के बाद काफी स्ट्रांग रही है। लोगों को लगता था कि थोड़े टाइम बाद टेपर ऑफ हो जाएगी, बट आई थिंक सो डिमांड अच्छी से बढ़ी है, क्योंकि कंपनी ने पूरा बेनिफिट पास ऑन किया। और जब ये मार्जिन प्रेशर भी आ रहे हैं तो वो लोग बहुत धीरे धीरे से प्राइस हाइक ले रहे हैं। दे आर पूरा इम्पैक्ट कस्टमर को नहीं पास कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपका सेल्स मोमेंटम बना रहता है। दूसरी बड़ी बात आई थिंक सो ऑटो में उससे भी बड़ी हो रही है, जो ऑटो और ऑटो दोनों के लिए रेलेवेंट है, ये जो है एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी के जो हमने इंडिया ने लास्ट ईयर मेजर कंट्रीज के साथ एफटीए साइन हुए, उसमें सिर्फ यूके के साथ ऑपरेशनलाइज हो गया है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ अभी बातचीत चालू है, जो मैं आशा करते हैं कि नेक्स्ट 6 महीने में उसका भी हमें बराबर क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह का होगा। उसके बाद इंडिया से ये एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। तो अगर हम मारुति का रिजल्ट भी देखें तो डोमेस्टिक तो ग्रोथ इवेंचुअली हाई सिंगल डिजिट होगा या तो लो डबल डिजिट होगा, उससे ज्यादा एक साथ में ग्रो नहीं हो सकता है। बट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी हो सकती है ऑटो के लिए और ऑटो एंड के लिए भी। एंड आई थिंक सो वहां पे ही सब कंपनीज का फोकस है, और एफटी की वजह से और रुपी डेप्रिसिएशन हुआ, ये वजह से आई थिंक सो ये और भी अपॉर्चुनिटी अच्छी हो गई है। तो ऑटो एंड्स पे हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है। मार्जिन का प्रेशर रह सकता है, बट आई थिंक सो विद टाइम वो तो पास ऑन हो जाता है। बट जब तक रेवेन्यू ट्रैक्शन दिखेगा, जो हमें लगता है, जैसे मैंने बताया कि नई नई अपॉर्चुनिटीज खुल रही है, जैसे ईवी आ रहा है, तो उसकी वजह से भी इंडियन ऑटो एंसिलरीज को अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्योंकि वहां पे सब जब नई टेक्नोलॉजी आती है तब सब एक पार पे हो जाते हैं। एंड जो भी टाइप कर सकता है नए ओईएम्स के साथ ऑटो, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो उस तरह से हमें लगता है कि ऑटो में फ्यूचर अच्छा है और मोमेंटम रहेगा। ओके, अच्छा हेमंत जी, आपकी इस बार एफएमसीजी के अर्निंग्स पर क्या टेक है? आई मीन नेस्ले एट ऑल टाइम हाई, मैरिको को देखिए, और मतलब एक्चुअल के नंबर्स शायद थोड़ा सा बाजार को पसंद नहीं आए थे वॉल्यूम्स के फ्रंट पे, वहाँ पे करीब 150 से 100 बेसिस पॉइंट का नेगेटिव डाइवर्जेंस था। बट ओवरऑल क्योंकि इस स्पेस पे पैसा नहीं बना है पिछले कुछ समय में ओवरऑल, हालांकि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाई पे, फॉर इंस्टेंस नेस्ले, बट इस बार की अर्निंग्स पे आपका टेक? सो हम स्टेपल्स का रिजल्ट है वो स्टॉक के ज्यादा लगते हैं कि आज देश में क्या सेंटिमेंट है, और उससे ये कंफर्ट मिलता है कि जो हमें बड़ी थी कि बिकॉज ऑफ अगेन वॉर एंड बारिश थोड़ी कम होने की वजह से रूरल डिमांड इम्पैक्ट हो सकता है या कंजम्पशन डिमांड, वो नहीं हो रहा है। बट अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे भी जैसे आईटी का बात करें, यहाँ पे बहुत स्टॉक स्पेसिफिक सोचना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे डिसरप्शन ऐसा ही नहीं है कि डिमांड वाइज जो हम जो बोलते हैं D2C ब्रांड, डायरेक्ट टू कंज्यूमर,
ब्रांड्स का प्रेशर काफी है और वो अभी भी चल रहा है क्योंकि अभी डिस्ट्रीब्यूशन इन सब कंपनीज, अगर हम स्टेपल कंपनीज का देखें तो ओवर द इयर्स मोर होता था कि डिस्ट्रीब्यूशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स जहाँ ज्यादा रीच हो सकते थे उनका एक नेचुरल ट्रैक्शन है भी होता, कंज्यूमर तक पहुंचोगे कैसे। बट जब ये ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का आया है तो सब कंपनीज के लिए वो चैनल खुल गया है, तो इनका जो मोड था ट्रेडिशनली वो कमजोर हो गया है। उसकी वजह से ऐसा नहीं कि देश में कंजम्पशन नहीं हो रहा है, पर लिस्टेड कंपनीज के ग्रोथ थोड़े म्यूटेड है क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा इफेक्टिवली, और जो लोग कर रहे हैं उनके ग्रोथ है भी। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है, बट अगर हम देश की भी बात करें, नॉर्मली हम बोलते हैं कि $2000 के ऊपर जब हमारा जीडीपी होने लगता है किसी भी देश का, तो लोग स्टेपल्स से ज्यादा फिर डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की तरफ चलने लगते हैं, जो हमारे देश में भी आई थिंक हम देख रहे हैं। तो स्टेपल्स में इसलिए अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, स्टॉक्स नहीं परफॉर्म किए तो यहाँ से बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे, बट सिलेक्टिवली देखें जो कंपनी और मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नए एनवायरमेंट को, उनमें अपॉर्चुनिटी है, वरना बाकी के लोग स्टॉक्स थोड़े लैंग्वेज हो सकते। एक जो मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है बैंकिंग, उस पर बात नहीं हुई। यहाँ पर क्या व्यू रख रहे हैं अब आप, क्योंकि काफ़ी मिक्स ट्रेंड रहे हैं, स्पेशली जो एक दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं वो चलने को तैयार नहीं है। तो अगर हम बैंक्स और एनबीएफसी को साथ में देखें, क्योंकि दोनों ही लैंडिंग करते हैं, तो इन्वेस्टर को दोनों को साथ में देखना चाहिए। तो वहां पे एक एनवायरमेंट, एक चैलेंज लास्ट 2 साल से था कि पहले तो डिपॉजिट ग्रोथ नहीं था और क्रेडिट ग्रोथ भी नहीं था। अभी लास्ट 6 महीने में हमने देखा है कि क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा पिकअप हुआ है, 15% के ऊपर चल रहा है। अभी वो शायद नॉर्मलाइज होकर 15% की रेंज में जाएगा। सो जो हम किसी भी कंपनी में देखते हैं कि टॉप लाइन है तो वो आना शुरू हो गया है सेक्टर के लिए, जो अच्छी बात है। नाउ दूसरा दिक्कत थी, बट डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से सबको ये कंसर्न थी कि ये क्रेडिट ग्रोथ कहाँ तक चल सकता है। बट जब गवर्नमेंट ने अगर ये एफसीआर डिपॉजिट जो स्कीम अनाउंस की है और जिसमें एज ऑफ नाउ अच्छा रिस्पॉन्स है और आगे बढ़ते जाएगा, तो टू सम एक्सटेंट जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम था पूरे सिस्टम में, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली पैसा तो बैंक को आएगा, बिकॉज डिपॉजिट तो बैंक इशू करते हैं, बट जब सिस्टम में लिक्विडिटी आते हैं तो उसका बेनिफिट एनबीएफसीज को भी होगा। नाउ बैंक्स के लिए अभी दिक्कत ये है कि उनका काफी प्रोडक्ट्स जो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड है, जैसे होम लोन्स होते हैं, तो वो रेपो रेट लिंक कर दिया है आरबीआई ने 3 साल पहले। तो जब तक अभी वो रेट्स नहीं बढ़ेंगे तब तक उनके मार्जिन में एक थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दिख रहा है, जो एनबीएफसीज को नहीं दिख रहा है। इसलिए आज निवेशक एनबीएफसीज को ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं बैंक्स के मुकाबले। बट जिस दिन 6 महीने 9 महीने बाद जब आरबीआई को लगेगा कि अभी माहौल ठीक है, थोड़ा रेट बढ़ाना चाहिए, तब बैंक्स में ज्यादा अट्रैक्शन आएगा। तब तक के लिए ऐसा व्यू है कि बैंक्स में मार्जिन का थोड़ा हल्का सा प्रेशर रहेगा, इसलिए वहां पे इंटरेस्ट कम रहेगा और एनबीएफसीज में अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिखेंगे, बिकॉज वहां पे ग्रोथ भी है और मार्जिन का प्रेशर कम है। ऑल राइट, चलिए हेमंत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके, होपफुली आगे आपसे दोबारा बात होगी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स की। थोड़ा कूल ऑफ हुआ है अपने हाई से, मार्केट भी कूल ऑफ हुआ है वैसे, लेकिन जेफरीज की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, कवरेज की शुरुआत की है और 33% ऊपर के टारगेट हैं। नूपुर से जानते हैं कि क्यों इतना पॉजिटिव है जेफरीज। नूपुर बताइए। बिल्कुल, जेफरीज की तरफ से कवरेज की शुरुआत यहाँ पे होती हुई नजर आई है। ऑलमोस्ट 33-34% के अपसाइड टारगेट यहाँ पे नजर आएंगे। जेफरीज का कहना है कि 50% की रैली जो पिछले कुछ समय में देखने को मिली है, उसके बावजूद स्टॉक जो है यहाँ से और भी आगे जाता हुआ नजर आ सकता है। बाई की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है। 830 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जेफरीज का मानना है कि स्टॉक देखे तो डिस्काउंट पर फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। वैल्यूएशन डिस्काउंट यहाँ पे टाइटन से कंपेयर करें तो 30% के आपको नजर आएंगे। जेफरीज का यह भी मानना है कि FY 26 से 29 के दौरान 21 से 23% की रेवेन्यू अर्निंग्स ग्रोथ यहां पर देखने को मिल सकती है कंपाउंडेड बेसिस पर। कंपनी का तो साउथ इंडिया में प्रेजेंस से लगातार वहां पर विस्तार देखने को मिल रहा है और ये एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर जो है आगे चल के यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फ्रेंचाइजी मॉडल से जो कंपनी ने लगातार विस्तार किया है, उससे भी आगे चल के ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। उसको लेकर भी काफी पॉजिटिव है जेफरीज। उनका ये मानना है कि फ्रेंचाइजी जो मॉडल है उसे कैपिटल एफिशिएंसी जो है वो बेहतर होती है,
ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे प्ले आउट होती है और फाइनेंशियल्स इससे इंप्रूव होते हुए नजर आते हैं। लोगों का जो भरोसा है ज्वेलरी को लेकर, कल्याण की ब्रांडिंग को लेकर, उसकी वजह से ऑर्गेनाइज स्पेस में लगातार कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाती हुई नजर आई है। आगे चलकर यहाँ पर भी ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो देखने को मिल सकता है। FY27 से जो कंपनी की डेट की पोजीशन है वो भी कम होती हुई नजर आएगी, डी लेवरेजिंग यहाँ पर करती हुई दिखेगी और नेट कैश बैलेंस जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखेगा, जिसकी वजह से बैलेंस शीट जो है कंपनी की और भी मजबूत होने की उम्मीद है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वो भी मजबूत होते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट जो रिटर्न रेशियोज है वो भी आपको पॉजिटिव यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल कारोबार की बात करें तो यहाँ पर भी एक ग्रोथ का ड्राइवर काफी पॉजिटिव जेफरीज को नजर आता है और जेफरीज का क्लियरली ये मानना है कि डिस्पाइट इतनी बड़ी रैली पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, उसके बावजूद यहाँ से एटलीस्ट 30% तक का अपसाइड उन्हें फिर भी नजर आता है। तो कवरेज की शुरुआत हुई है, डिस्काउंट पर है, इसीलिए उन्होंने 830 रुपए का लक्ष्य दिया है। टाइटन से कंपेयर करेंगे तो 30% वैल्यूएशन डिस्काउंट पर फिलहाल स्टॉक कारोबार कर रहा है। शुक्रिया अनुपुर, शुक्रिया कल्याण के बारे में पूरी पिक्चर रखने के लिए। स्क्रीन पर मीनवाइल निफ्टी अगर आप देखें करीब 24,580 पे हायर लेवल से अगर आप देखें थोड़ा ट्रिम हुआ है। इंट्राडे हाई जो हमारा निफ्टी का था वो था करीब 630, यानी डाउन अबाउट 50 पॉइंट्स। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेएम फाइनेंशियल से। आशीष गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, थोड़ा चीज़ें कैश फ्रंट पे सेटल हुई हैं, डिफरेंशियल वर्सेस प्री कैश और पोस्ट कैश थोड़ा सेटल हुआ है ना। बाकी अगर आप देखें सेंटीमेंट जो जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स प्रभावित करते हैं, क्रूड प्रभावित करता है, ये वॉर प्रभावित करती है, वो तो जारी है। मीनवाइल आपने क्या पिक किया है, आपकी डायरेक्शन मार्केट्स पे सोच क्या कहती है, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, तो क्रूड की वोलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ये तो बनी हुई है, बट उसके बावजूद भी हमारे बाजार ने एक बहुत ही बढ़िया रेजिलियंस दिखाया है। आप देखिए अप्रैल महीने से अभी तक के जिस तरह की रिकवरी आपको एक ब्रॉड बेस्ड मार्केट में नजर आ रही है, वो क्लियर रिफ्लेक्शन है कि अब कहीं ना कहीं बाजार इस अनसर्टेनिटी को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी दिखाना शुरू कर चुका है। और ये सिर्फ सेंटिमेंटल रिकवरी नहीं आ रही है। आप देखिए नंबर्स, जिस तरह से क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप और इवन लार्ज कैप ने इस बार डबल डिजिट आपको टॉप लाइन ग्रोथ होते हुए दिखाई है, जो कि पिछले कई क्वार्टर्स के बाद हमें इस तरह के इनकरेजिंग नंबर्स देखने को नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर स्मॉल कैप ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है, जहां पर पे 25 से 28% की टॉप लाइन, एबिटा और पैट ग्रोथ हमें देखने को नजर आई है। अभी तक जो रिजल्ट्स ब्रॉडली आए हैं, तो क्लियरली बाजार का ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। अब थीम स्पेसिफिक अगर से हम बात करें तो पहली थीम जो बहुत बढ़िया लग रही है वो है पूरा ईएमएस का प्ले, क्योंकि जिस तरह से सेमीकॉन 2.0 प्लस गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट $150 बिलियन का जिस तरह से सेमीकंडक्टर के एस्टिमेट्स को बढ़ाया है, ये क्लियरली जो ईएमएस प्लेयर्स हैं उनके लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। और वहां पे हमें लगता है सिरमा, एवलॉन जैसी जो कंपनीज है वो काफी बेनिफिट इस सिचुएशन का हमें देखने को नजर आएगा। और केन्स भी आप देखिए जो काफी बड़े करेक्शन के बाद अब कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ओसेट से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को और बढ़ा करके ये फैब और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में जाने की बात कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट ऑब्वियसली पूरे ईएमएस स्टोरी को देखने को नजर आएगा। दूसरा स्पेस जहां पर बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं वो है पूरा आपका स्पेशलिटी केमिकल और सीडीएमओ अपॉर्चुनिटीज। तो नवीन फ्लोरीन, न्यूलैंड लैब्स, डिवीज लैब, इन्होंने जिस तरह के स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाए, हमें लगता है कि मार्केट इनको कंटिन्यूसली रिवॉर्ड करता हुआ नजर आएगा और ये थीम भी हमें काफी प्रॉमिसिंग लगती है। और थर्ड है डिफेंस। डिफेंस में हमें लगता है कि बड़े जो प्लेयर्स हैं जो अब तक थोड़े से साइडवेज थे, वहां पर पे अब एक अच्छी तेजी आ रही है, क्योंकि एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है, और जिसका बेनिफिट एचएल जैसे स्टॉक के अंदर में भी देखने को नजर आ सकता है। ओके, ईएमएस, फार्मा, डिफेंस यहाँ पर अच्छे मूव्स बन रहे हैं। आशीष गुड मॉर्निंग। आज ये टू व्हीलर स्पेस पर अब आपका क्या व्यू है? हीरो के भी शानदार नंबर्स आए, इस पूरी बास्केट में री रेटिंग हो चुकी है, क्या और री रेटिंग के चांसेस हैं? देखिए अनुज, तो एक अच्छी बात क्या हुई कि ये जो पूरा ऑटो था ये काफी लगाड़ की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि आप ये देखिए पिछले 1.5-2 सालों में थोड़ी से कंसर्न बने थे, पर जैसे ही जीएसटी के रिफॉर्म आए और इनकम टैक्स में रिलीफ आया, तो ये एक गिवन था कि जब भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड आएगा ऑटो के अंदर आएगा। बट जब तक नंबर्स नहीं आते, एनालिस्ट काफी उस चीज को क्लोजली ट्रैक कर रहा था कि ये जो मैक्रो थीम है क्या ये रियल नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू होगी। ये पहला क्वार्टर है जहां पर पे आपने देखा है अक्रॉस द बोर्ड
गुड। पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब के नंबर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हमें देखने को नजर आए। डबल डिजिट हमने मोर देन 20% की भी ग्रोथ किसी किसी सेगमेंट के अंदर में देखी है। तो क्लियरली हमें लगता है कि अब तो क्योंकि फेस्टिव सीजन आने की तैयारी कर रहा है, तो ये नंबर्स यहां से आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, और जिसका बेनिफिट महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स और एथर एनर्जी, इन 3 स्टॉक के अंदर में हमें बहुत अच्छा देखने को नजर आ सकता है। ब्रॉडली देखिए पूरी थीम ही काफी अच्छी, पूरी थीम अच्छी कर सकती है, बट इन स्टॉक्स की मैंने चर्चा की क्योंकि इन्होंने कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन किया और नई कैटेगरी क्रिएट करके वहां पे मार्केट लीडर बने। तो चाहे एसयूवी, ईवी सेगमेंट में पैसेंजर व्हीकल की बात करूं तो महिंद्रा कंटिन्यूसली लीड ले रहा है। टू व्हीलर की मैं अगर से बात करूं तो टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर में तो अच्छा कर रहा है। ईवी सेगमेंट के अंदर में भी ऑलमोस्ट 25% का मार्केट शेयर टीवीएस मोटर्स का दिख रहा है। और एथर एनर्जी जो कि एक नया एंट्रेंट था, वो पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ, और उन्होंने कहा कि अब हमारा प्रॉब्लम डिमांड नहीं है, डिमांड से तो बहुत ज्यादा पुश आ रहा है, प्रॉब्लम है सप्लाई साइड पे। इसका मतलब उनको कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। तो हमें लगता है ये कंपनी भी बहुत स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड फेज में एंटर हो रही है। तो ऑटो स्पेस और ऑटो एंसिलरी का स्पेस हमें काफी प्रॉमिसिंग लगता है गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। ऑल राइट आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। मार्केट थोड़ा हायर लेवल से वापस कूल ऑफ हो रहा है। देखिए रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, निफ्टी 500 से 550 के बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, लेकिन अब हायर लेवल पर 650 के करीब आकर रेजिस्टेंस भी आ रही है। संवर्धन मदरसन क्लियरली आज का हीरो है, अब 7% ऊपर आज का हीरो क्लियरली डे हाई पर इस समय ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। और ब्रिटानिया में भी कॉल के बाद सेकेंड राउंड ऑफ तेज़ी की शुरुआत हुई है शायद। ब्रिटानिया भी अब डे हाई के करीब आने की तैयारी कर रहा है। इस शो को समेट लें, इसके बाद श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।